हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का बायोलॉजी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 50 सब्जेक्टिव होगा इसमें, वो सब इम्पोर्टेंट और वीवीआई होंगे। कृपया लाइक कमेंट ज़रूर करें। टॉपिक भी क्लियर होगा यहाँ पे आपका, समझ गया ना। टॉपिक भी बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई प्रश्न चैप्टर वाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सबसे छोटी और सबसे लंबी जीवन अवधि किसकी होती है। सबसे छोटी जीवन अवधि फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला की होती है, जो लगभग 2 सप्ताह तक जीवित रहती है। और सबसे लंबी जीवन अवधि रेडवुड पेड़ की होती है, हजारों साल तक जिंदा रहता है ये रेडवुड पेड़, जिसे सिकोया के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड देखिए, सेकेंड ये भी मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 10 लाइक तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा नहीं 10 लाइक सब्सक्राइब करके एंड लाइक। कमेंट में बताइएगा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर किस पे लाऊं, कौन से सब्जेक्ट पर। तो क्या है क्वेश्चन सेकंड नंबर, लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इस बार की परीक्षा में आएगा। इसमें 2 विपरीत जनकों नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक बनता है, जो निषेचन क्रिया द्वारा संलग्न फ्यूजन होकर युग्मनज जैगोट का निर्माण करता है। नर तथा मादा युग्मक अनुगीत होकर क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। यही होगा मेल फीमेल, हिंदी में कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। शुक्राणु अंडाणु, मतलब मेल में शुक्राणु बनते हैं और फीमेल में अंडाणु। ये दोनों निषेचन करके क्या बनता है, युग्मनज, जिसे जाइगोट भी कहते हैं। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस साइकिल को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। जीवन काल क्या है, जीवन काल क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय ही उसका जीवन चक्र या जीवन अवधि कहलाता है। कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिनों का और कुछ जीव कई हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। जीवों का जीवन काल कितना भी हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। मतलब जीवों का जीवन काल कितना भी हो, लेकिन उसका मृत्यु तो निश्चित ही होगा ना। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन काल को पूर्ण कर लेता है, तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यह स्वयं विभाजित होकर नए जीव का जन्म देती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, परागन क्या है, पॉलिनेशन, ये भी मस्ट है, ये भी आ सकता है, परागन पॉलिनेशन। उत्तर में देखिए, मैं भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया था तो मेरे में आया था पॉलिनेशन, सच कह रहा हूँ, परागन। फूल में नर भाग परागकण से मादा भाग वर्तिकाग्र तक परागकण ले जाने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। पुष्पी पौधों में परागकण परागकोश से निकलकर परागन विधि द्वारा वर्तिकाग्र को स्टिग्मा भी कहते हैं पर पहुँचते हैं। परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। समझ गए ना।
पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है पता है? 2 प्रकार का। फर्स्ट स्वपरागण, सेकेंड पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पुनरुत्पादन मतलब रीजेनरेशन। पुनरुत्पादन पुनरुत्पादन क्या है? यह किन जीवों में पाया जाता है? यह किन जीवों में पाया जाता है बताइए। यदि कुछ जीवों का शरीर कई टुकड़ों में कट जाए और प्रत्येक टुकड़े में नाभिक का कुछ भाग मौजूद हो तो प्रत्येक टुकड़ा बार बार कोशिका विभाजन करके एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है। इस प्रक्रिया को पुनरुत्पादन कहते हैं। कुछ जीवों में पुनरुत्पादन की असीमित क्षमता होती है। उदाहरण में लिखिए। प्लेनेरिया किस किस में होता है? प्लेनेरिया में, स्पंज में, हाइड्रा में, अमीबा में। इस सब में पुनरुत्पादन होता है। पूछा था ना कौन कौन जीव में होता है, तो प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा, अमीबा। समझ गए? फिर अगला क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रिच साइकिल, यूट्रस साइकिल और ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाइए। यूट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाइए। सुनिए आंसर क्या होगा। तो गैर प्राइमेट्स जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली आदि में मादा के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को यूट्रस साइकिल कहते हैं। यह 21 दिनों का होता है। रक्तस्राव नहीं होता है। प्रजनन काल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जिससे मादा यौन रूप से सक्रिय हो जाती है और नर के साथ संयोग हेतु तैयार रहती है। अन्य समय मादा यौन रूप से निष्क्रिय रहती है। प्राइमेट्स जैसे बंदर, कप्पी, मानव में इस चक्र को ऋतुस्राव चक्र यानी कि म्यूचुअल साइकिल कहते हैं। मनुष्य में यह चक्र यौन अवस्था से शुरू होकर 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। प्रत्येक चक्र के अंत में रक्तस्राव होता है जिसे मासिक धर्म माने कि मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म को इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं और क्यों? समझाइए। जलकुंभी वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ बोला जाता है। यह एक खरपतवार है जो स्थिर जल में अत्यधिक तेजी से फैलता है। यह पानी से ऑक्सीजन सोख लेता है और गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। इसे भारत में इसके सुंदर फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। जलकुंभी में कायिक परिवर्धन विस्थानक ऑफसेट के द्वारा होता है जो मियोटिक विभाजन के उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? यह भी मोस्ट वीवीआई है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ गए ना? इसको याद ही कर लेना। पुष्पीय पौधों में एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मज बनाता है और दूसरा नर युग्मक द्विगुणी ध्रुवीय नाभिक से मिलकर भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। इसे ही दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन आवृत्तिबीजी पौधों का महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।
नर युग्मक को मेल गैमेट और मादा युग्मक को फीमेल गैमेट कहा जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए, पराग कोश क्या है तथा इसकी संरचना सहित वर्णन करें। ये तो इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, बिहार बोर्ड में ये आएगा 2026 के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। समझ गया। इसका आंसर लिखिएगा क्या, पराग कोश नर का जनन भाग होता है। इसमें परागकण का निर्माण होता है। एक पराग कोश द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होता है। पराग कोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधनी होती है। लघु बीजाणुधनियों में लघु बीजाणुधनियों अर्थात परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधनि मतलब क्या होता है, एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणुधनि पाई जाती है। लघु बीजाणुधनि क्या है तथा इसमें क्या क्या पाया जाता है। लघु बीजाणुधनि 4 परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतत्वचा एंडोथीसियम, मध्य परतें मिडिल लेयर टेपिटम। यही हुआ फिगर, इसका देख लो। ये वाला हो गया लघु बीजाणुधनि माइक्रो स्पोरेंजिया। ये हो गया एंथर पराग कोश। ये हुआ नीचे वाला फिलामेंट तंतु में। ये एपिडर्मिस, फिर सेकेंड वाला एंडोथीसियम, ये इसके अंदर वाला भाग मिडिल लेयर, इसके अंदर वाला भाग टेपेटम। लघु बीजाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, अर्धमुनी विभाजन मियोसिस डिवीजन, 4 अनुगित लघु बीजाणु, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये हुआ लेयर परत, इसी को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। इसके ऊपर रहता है पोलन ग्रेन को हिंदी में कहते हैं परागकण। पोलन ग्रेन के 2 भाग होते हैं, एक्साइन एक इंटाइन। एक्साइन होता है बाहरी, इंटाइन माने अंदर ही। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है पूरा परिभाषा लिखने के लिए। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, यह सबसे बाहरी परत है जो लघु बीजाणुधनि की सुरक्षा का कार्य करता है। अंतस्थिसीमीय यानी कि एंडोथीसियम, यह बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के अंदर की ओर पाई जाती है। यह सुरक्षा तथा परागकोश के संकुटन का कार्य करता है। मध्य परत मिडिल लेयर, यह अंतस्थिसियम एंडोथीसियम के अंदर की ओर 2 से 3 कोशिकाओं की परत होती है। टेपेटम, यह मध्य परत के अंदर की ओर की परत होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। टेपेटम एक स्पोरोपाइलेनिन नामक प्रोटीन से स्रावित करता है जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। यह कैलेस एंजाइम का स्रावन करके लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। पोलन पिस्टिल इंटीग्रेशन की क्रिया विधि का वर्णन करें। परागकण द्वारा यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि सही प्रकार के परागकण का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं। पिस्टिल में परागकण को पहचानने की क्षमता होती है कि वह सही प्रकार का है या नहीं। पिस्टिल परागकण को स्वीकार कर पश्च परागकण की घटना को बढ़ावा देता है, जो निषेचन कराता है। यदि गलत प्रकार का परागकण होता है तो पिस्टिल द्वारा
परागकण को अस्वीकार कर दिया जाता है। पिस्टिल का वह गुण जिससे वह खास प्रकार के परागकण को ग्रहण कर सके या अस्वीकार कर दे, यह परागकण एवं पिस्टिल के बीच की सतह क्रियाविधि पर निर्भर करता है। यह परागकण में मौजूद रासायनिक घटनाओं द्वारा संपन्न होता है। यही है इसका फिगर। ये हुआ परागकण जो कि पोलन ग्रैंड कहा जाता है। ये इसके बीच वाला पराग नलिका पोलन ट्यूब। ये एम्ब्रियो सेक। अपरा प्लेसेंटा क्या है और इसका क्या कार्य है? अपरा एक अस्थायी अंग है जो भ्रूण और माता को जोड़ता है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। अपरा से भ्रूण को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। अपरा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन है और उसका कार्य क्या है? नर जनन तंत्र का मुख्य अंग अंडकोश टेस्टिस होता है। इसमें ही शुक्राणु स्पर्म्स बनते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। टेस्टिस कवर्ड बाय स्क्रोटम 250 से 300 कंपार्टमेंट से बना होता है। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स सेमीफिरस ट्यूब्यूल्स शुक्रजनक नलिका। इसके भी 3 स्पर्मेटोगोनिया सेल, सर्टोली सेल, थर्ड रीडिंग सेल, अंतराली अवकाश। स्पर्म ऐसा ही बनता है एन द्वारा। सर्टोली सेल सही साइकिल का चलता रहता है इसका। यही रहस्यमय सेमीफिरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, एपिडर्मिस। भारत में परिवार नियोजन कब शुरू की गई थी? भारत में परिवार नियोजन सन 1951 में शुरू किया गया। परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोकना। गर्भपात MTP क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था पूरी होने से पहले ही जानबूझकर गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय गर्भसंभरता समापन कहते हैं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय गर्भसंभरता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। गर्भ निरोधक के 2 मुख्य प्रकार कौन होते हैं? तो 2 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं गर्भ निरोधक के? पहला हो जाएगा आपका टेम्पोररी मेथड, परमानेंट मेथड, अस्थायी विधियाँ और अस्थायी विधियाँ। जैसे अस्थायी विधियाँ हो गया कंडोम, गोलियाँ, कॉपर टी। अस्थायी विधि में हो गया नसबंदी, स्टरलाइजेशन। मेल में सेक्टोमी बनता है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। मेल कंडोम यूज करता है और फीमेल डायाफ्राम। निम्नलिखित को परिभाषित करें, JIFT और ICSI को। तो हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका क्या हो जाएगा? ICSI का इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक सेल स्पर्म इंजेक्शन, IVF का जीव निषेचन, इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें 8 कोशिकीय अवस्था तक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में सीधे स्थानांतरित किया जाता है। इसे अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। इस तकनीक द्वारा शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, IVF। इसे जीव निषेचन कहते हैं। इस तकनीक द्वारा स्त्री के भीतर ही युग्मकों के संलयन से बनने वाले भ्रूणों को स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वंशागति का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहते हैं? वंशागति का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहते हैं। वंशागति का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक संकर संकरण, दो संकर संकरण, संकर में होगा सपारगता का नियम, प्रभाविता का नियम, फिर पुष्पकरण का नियम, फिर द्वि संकरण में हो जाएगा स्वतंत्र अपत्युहन का नियम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल था। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने मटर के पौधे पाइसम सटाइवम पर अपना प्रयोग किया। पाइसम सटाइवम 3 मटर, गार्डन पी होगा यार। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, BBI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BBI है। इसका आंसर हो जाएगा, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रथम पीढ़ी में केवल हाइब्रिड में केवल एक लक्षण डोमिनेंट दिखाई देता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा रिसेसिव दब जाता है, जिसे अप्रभावी कहते हैं। समझ गया? समझते हैं। देखो ये थी, ये हो गया टॉल, बिग है, फिर 2 स्मॉल टी लेंगे, रिसर्च कर रहे इस पर, स्मॉल टी लेंगे तो 2 स्मॉल टी हो गया आपका बौना, 2 टॉल टी हो गया आपका लंबा, 2 टॉल टी आपका लंबा हो गया। फिर एक स्मॉल लेंगे, फिर एक टॉल लेंगे, स्मॉल टॉल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक लेंगे टॉल, फिर लेंगे एक स्मॉल, यहाँ पर फिर बन जाएगा ये बौने बनेगा। फिर एक लेंगे बिग, फिर स्मॉल, तो आपका फिर हो जाएगा टी, फिर ये स्मॉल टी, फिर एक लेंगे बिग टी, फिर एक लेंगे स्मॉल टी, तो ये हो गया आपका 2 टॉल है तो प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है इसमें, और 2 स्मॉल है तो इसमें अप्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप लंबे पौधे को कहा जाता है। फिनोटाइप किसमें था? लंबे पौधों में। F1PD, F1PD सभी संकर लंबे पौधे। जीनोटाइप, फिनोटाइप समझिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर है? फिनोटाइप में जीव में दिखाई देने वाले लक्षण, जीनोटाइप में क्या होता है? जीव में उपस्थित जीनों का संयोजन, जीन क्रोमोसोम। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? यह सेक्स लिंक रिसेसिव यानी कि अपरिभावी विकार है। ऐसे व्यक्ति में रक्त जमने में असमर्थ होता है। रक्त घटक 8वां V3I की कमी के कारण या घटक IX के कारण
अतः यह घातक होता है। यह अपरिभावी लिंग सहलग्न रोग है जो सामान्यतः पुरुष में होता है। इसका जीन अपरिभावी होता है और यह X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसका Y गुणसूत्र पर युग विकल्पी नहीं होता है। इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। डीएनए और आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डबल हेलिक्स मोड। वाटसन और ग्रिक के द्वारा यह रिसर्च किया गया था। डीएनए न्यूक्लियस केंद्रक, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। डीएनए किसका भाग है? न्यूक्लियस का भाग है। और न्यूक्लियस किस किस से बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रल डोग्मा जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। सेंट्रल डोग्मा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक की पदार्थ, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से आरएनए क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या होता है? ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए से बनना क्या कहते हैं? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसलेशन, रूपांतरण। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसका, गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का आधार कैसा होता है? ऐसा ही होता है ए पी जी पी टी ए टी जी सी एन टी ए। का मतलब एडिनो, टी का मतलब ट्राइसिन। डीएनए का आधार शुगर प्लस फॉस्फेट। डीएनए का आधार कौन कौन रहा है? शुगर प्लस फॉस्फेट। प्यूरिन बराबर पिरामिडिन होता है। एडिनिन और थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ऐसा ही होगा इसमें, प्यूरिन और पिरामिडिन रहेगा तो। आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक, और आणविक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आणविक आनुवंशिकी का जनक वाटसन और क्रिक को कहा जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य बताइए। आरएनए राइबोसोमल आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस है। यह राइबोसोम के लिए संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। आरएनए पेप्टाइड बंध बनाने के लिए अमीनो एसिड को जोड़ने में मदद करता है, जिससे एक पूर्ण प्रोटीन बनता है। टीआरएनए, टीआरएनए का कार्य क्या होगा? टीआरएनए का कार्य, यह अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। टीआरएनए एक एडाप्टर या डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है, जो विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां एमआरएनए के कोडॉन के अनुसार उन्हें एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए की संरचना का संचित्र वर्णन करें। डीएनए का एक फिगर बना देना और उस पर वर्णन कर देना। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही लंबा डीएनए होगा। न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बना होता है। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। पहला पेंटोज शर्करा,
नाइट्रोजनी थर्ड, एक फॉस्फेट ग्रुप थर्ड नंबर। फिर अगला प्रश्न देखिए, ओपेरॉन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों के नाम लिखे। जीवों के प्रत्येक मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचयी अभिक्रिया जीन से नियंत्रित होते हैं। डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले सभी जीन जो उपापचयी अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसे ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन के संघटक जीन, पहला नियामक जीन रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन जिसे प्रमोटर कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर हो गया ऑपरेटर जीन। फिर फोर्थ नंबर संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है इंग्लिश में उसे। न्यूक्लियोसोम पर नोट लिखे। न्यूक्लियोसोम का फिगर बना देना इसे करके और इसमें हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इसे कहते हैं H2 हिस्टोन, इसको कहते हैं डीएनए। फिर इसको कहते हैं 200 टू बेस पेयर। यह केंद्रक के क्रोमैटिन पर लगातार थानेदार रचना है। न्यूक्लियोसोम में धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक पाया जाता है जो चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से बंधा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्म, यही है 200 बेस पेयर। इसके बीच में कितने पेयर होते हैं? 200 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। हिस्टोन H1 अणु प्रत्येक 200 क्षार युग्म के बाद पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन के बंधकर दानेदार संरचना बनाती है जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखाई पड़ती है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग नोट लिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नोट लिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये मस्ट भी है यार, ये मस्ट है MBBI, इसे याद करके ही जाना यार, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगर प्रोफाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों बलात्कारों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस विधि का उपयोग कई तरह के उलझनों को सुलझाने में किया जाता है। नोट में, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी सिंह है। दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक सर एलिक जॉन जेफरी है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए द्विगुणन से आप क्या समझते हैं? बताइए, डीएनए द्विगुणन से आप क्या समझते हैं? डीएनए की श्रृंखला अपने ही समान दूसरी श्रृंखला को बना सकती है। डीएनए की इस प्रक्रिया को डीएनए द्विगुणन कहते हैं। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि यह दो पूरक पॉली है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। एक श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5 से 3 की ओर, तो दूसरी श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 3 से 5 की दिशा में होंगे। दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। जेनेटिक कोड, आनुवंशिकी फूट, प्रारंभ कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन, वे कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसे प्रारंभन कोडॉन कहते हैं, इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। यूजी प्रारंभन कोडॉन, और यह कोडॉन मेथियोनिन का कूट लेखन भी करता है। समापन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं वे कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की क्रिया को समाप्त करते हैं उसे समापन कोडॉन कहते हैं। समापन कोडॉन 3 होते हैं,
UA, सेकेंड UAG, फिर थर्ड UGA। फिर विकास से देखिए, विकास चैप्टर, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन किसे कहते हैं? इवोल्यूशन जीवों में धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होना और नए प्रकार के जीवों का बनना विकास कहलाता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और अन्य आनुवंशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है और लाखों वर्षों में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का कारण बनती है। इसे इवोल्यूशन कहते हैं। जीवों की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था? मिलर का प्रयोग इसे कहते हैं। 2 मिनट। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत ओपेरन और हेल्डेन ने दिया था। इस सिद्धांत को ओपेरन-हेल्डेन सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अनुसार ऊर्जा के बाहरी स्रोतों की उपस्थिति में अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और यही कार्बनिक अणु के बाद में जीवन में विकसित हुआ। जीवाश्म फॉसिल किसे कहते हैं? प्राचीन जीवों के अवशेष या छाप जो चट्टानों में मिलते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इन अवशेषों में हड्डियों, दांत, खोल और कभी कभी कोमल ऊतक भी शामिल हो सकते हैं और ये शरीर के जीवाश्म कहलाते हैं। समजात अंग होमोलोगस क्या है? ऐसे अंग अलग अलग कार्य करने वाले परंतु संरचना में समान अंगों को समजात अंग कहते हैं। इन जीवों का एक सामान्य पूर्वज था। उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर और घोड़े के अग्रपाद समजात अंग है, क्योंकि इनकी मूल शारीरिक संरचना एक जैसी होती है लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। 50 इम्पोर्टेंट हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लो, गिन लो। इसमें 50 को इम्पोर्टेंट PBI क्वेश्चन करा दिया, याद कर लेना। एज लेवल में यही होगा रिवीजन करने के लिए, नोट्स से रिवीजन कर लेना। PDF अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा वहीं से। और भी कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, आगे सही कर लेंगे उसमें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो और वीडियो लाएंगे, BBI चुन के लाएंगे जो परीक्षा में चेक आएगा। समझ गए? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।